जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रोबेबिलिटी की ये 10वीं क्लास है और आज हम लोगों का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रायर देख लेते हैं ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को हम इनके सम में ब्रेक करके लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव केस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हम इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पहले हम आसान भाषा में समझेंगे, फिर हम इसके फार्मूलों पे आएंगे, इसके फार्मूले क्या होते हैं और हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी करेंगे कि इनके थ्रू जो डेफिनेशन हमको बताई जा रही है क्या वो हम अप्लाई करने पर रिजल्ट को वैसा ही देगी जैसा हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते थे। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी के बनने वाले सवालों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। जब कभी भी हमको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं तो हमको पहचानना होता है कि इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं या फिर इंडिपेंडेंट। अगर इवेंट एक्सक्लूसिव होती हैं तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो जब तक हमको इनकी पहचान नहीं होगी कि कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट हैं और कौन से एक्सक्लूसिव हैं, हम ऐसे सवालों को करने में गलती कर बैठेंगे। तो एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट मैंने आपको पहले ही करा रखा है, आप प्रीवियस लेक्चर रिपीट करके देख सकते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है कि हमको किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है अंडर एनी कंडीशन। और सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन क्या होता है। इसको लिखते हैं इस तरीके से और पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। तो कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने में गलती मत करें, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। गिवन बी का मतलब बी एक इवेंट है जिसके बारे में हमको पहले से पता है, दिया हुआ है, गिवन है। कभी भी आप इसको ए अपॉन बी मत पढ़ें, क्योंकि ए अपॉन बी मतलब होता है ए को बी से डिवाइड करना। ए और बी दोनों इवेंट्स हैं, इवेंट का डिवीजन नहीं होता, इनकी प्रोबेबिलिटी का डिवीजन हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज द notation of conditional probability in which the event B has already occurred and we want the probability of A under this condition। कंडीशन क्या है कि इवेंट B हो चुकी है, तब हम A की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स है। पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में सबको पता है, इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। मैं इसका डिवीज़न आपको बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कार्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पैक ऑफ कार्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन 52 कार्ड्स को 4 भागों में बांटा जाता है, इस तरह से 13-13 के बराबर भागों में, और इनका एक अपना कलर होता है। तो 2 होते हैं ब्लैक कलर के, 13-13 ब्लैक ब्लैक होते हैं और बाकी के रेड रेड होते हैं। इस वाले का हम सिंबल अगर बनाना चाहें तो हम इसका सिंबल ऐसे बना रहे हैं और अभी हम इसका नाम भी आपको बताएंगे। इसका सिंबल होता है और इसका होता है, इसको नाम क्या है, इसका नाम स्पेड है, हिंदी में आप इसको हुक्म कहते हैं, इसको फूल या चिड़ी कहते हैं और इसका इंग्लिश में नाम है क्लब। तो क्वेश्चंस में आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वाले को हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, हिंदी में इसको ईट भी कहते हैं और इस वाले को हम कहते हैं हार्ट। तो डायमंड और हार्ट हमारे रेड कलर के होते हैं और क्लब और स्पेड हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर हमारे
इस पैक ऑफ कार्ड्स का हम कंपोजिशन देखें तो 26 पत्ते ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। बाकी 13-13 के 4 जो डिवीज़न होते हैं इनको हम सूट कहते हैं, जैसे कि स्पेड एक सूट है, क्लब, डायमंड और हार्ट। अब इन 13 पत्तों में क्या होता है, इन 13 पत्तों में स्टार्टिंग में जो पहला पत्ता होता है उसको हम एस कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है एस, एस को हम हिंदी में इक्का कहते हैं। इसके बाद 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं। हर एक कार्ड का अपना एक नंबर होता है, अपना एक साइन होता है, अपना एक कलर होता है। स्पेड का होगा तो ब्लैक कलर का होगा, नंबर कोई भी हो सकता है 2 से 10 तक, एस भी हो सकता है। डायमंड का होगा तो रेड कलर का होगा। 10 के बाद ये पहला हो गया, बाकी 9 इधर हो गए, अभी 4 और बचे हुए हैं। तो इन 4 में हमारे पास होता है, सॉरी यहाँ पर 10 हो चुके हैं, अभी 3 और बचे हुए हैं। तो इन 3 में हमारे पास होता है जैक, क्वीन और किंग। तो हम इनको एक स्पेशल नाम भी देते हैं, इनको हम लोग पिक्चर कार्ड कहते हैं, क्योंकि इन पर कोई ना कोई तस्वीर बनी होती है। ध्यान देना, एस को पिक्चर कार्ड नहीं कहते हैं, केवल यही 3 पिक्चर कार्ड हैं। तो अगर हम अपने पूरे 52 कार्ड्स में देखें कि कितने पिक्चर कार्ड्स हैं, तो जैक, क्वीन, किंग, एक स्वीट में 3 हैं, तो 4 स्वीट में कितने हो जाएंगे, टोटल 12 पिक्चर कार्ड हो जाएंगे। अब इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज दैट हमने अपने पैक ऑफ कार्ड से एक इवेंट बी पहले ही अकर करा ली है, यानी कि हमने एक इसमें से पत्ता निकाला जिसको हम कह रहे हैं जैक, यानी जैक आ चुका है। अब हम एक इवेंट ए डिफाइन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट जैक, यानी अगला पत्ता जब हम निकालेंगे तो उसके जैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब कभी भी किसी इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अंडर एनी गिवन सिचुएशन, किसी दिए हुए प्रतिबंध के तहत, कंडीशन के तहत। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए लिखेंगे, यानी कभी कंडीशन ए हमें दी है, बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो भी डेफिनेशन सेम होती है ए इंटरसेक्शन बी, बट डिवाइड में जो कंडीशन होती है उससे हम डिवाइड करते हैं। अब इस फॉर्मूले का हम एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। प्रॉब्लम क्या जनरेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 2 एक्सपेरिमेंट लिए, हमने एक तरफ ले लिया है कॉइन और एक तरफ ले लिया है डाइस। कॉइन का सैंपल स्पेस आपको पता है हेड एंड टेल, डाइस का सैंपल स्पेस भी आपको पता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से किसी एक को हम ए मानेंगे और किसी एक को बी मानेंगे, वो अभी हम डिफाइन करेंगे। अगर हम इसमें से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें नंबर ऑफ हेड की, यानी हेड 0 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और हेड 1 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हेड 0 के आने का मतलब टेल आया, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1 का मतलब एक हेड आया, यानी हेड आया तो प्रोबेबिलिटी 1/2। और एक सिक्के में या तो हेड 0 होगा या तो 1 होगा, ये इसकी रेंज है 0 से 1। डाइस वाले केस में हम देख सकते हैं कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। वो नंबर कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 6 तक। तो ये तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम इनका एक कंबाइन सेट बनाते हैं। कंबाइन सेट कैसे, हम डिफाइन करने जा रहे हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक तरफ हम कॉइन ले रहे हैं, इधर डाइस ले लेते हैं और इधर कॉइन। तो कॉइन पे हेड है, टेल है। हेड के सामने हम 1, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ हेड 1 है और यहाँ पर 0 है, ये हम लिख सकते हैं। डाइस में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी हमने इवेंट ए और बी का एक्चुअल में इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, कॉइन पर हेड आ जाए और पासे पर 6 आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर कॉइन पर आने वाले इवेंट्स को हम ए कहें और डाइस पर आने वाली इवेंट्स को बी कहें, ये ए कॉमा बी यानी ए और बी साथ साथ हो रहे हैं, तो हम इसे ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो हम क्लासिकल डेफिनेशन से कैलकुलेट करेंगे।
अगर हम एक कॉइन को और एक डाइस को साथ में थ्रो करें तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हमारे सैंपल स्पेस में इस तरह की इवेंट आएंगी, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, इसी तरीके से हेड के साथ 6 ये आ सकती हैं, या फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, या फिर टेल के साथ 6। यानी टोटल हमारे आउटकम में 12 इवेंट्स होंगी। अब 12 इवेंट में अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर डाइस पर 1 आया है और कॉइन पर हेड आया है, हेड और 1। तो हेड और 1 केवल एक ही ऐसा केस हमको मिल रहा है जो हमारे इस इवेंट का फेवर कर रहा है। टोटल इवेंट है 12, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। सिमिलरली सभी की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी, क्योंकि सभी यूनिकली डिफाइन है इस सैंपल स्पेस में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अगर हम इसे 1/12 1/12 6 बार ऐड करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। सिमिलरली टेल की भी 1/2 मिलेगी। अगर हम इधर की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो हमें 1/6 मिलेगा, जो कि पासे पर एक आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी अगर आप इस टेबल में देखें कि मार्जिन्स पे क्या आ रहा है, तो इस वाले मार्जिन पे हमको कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। इस वाले मार्जिन पे हमको पासे पर आने वाले नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, 1/6 1/6 1/6 एक्सेट्रा। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम अगर आप चेक करेंगे तो 1 आएगा, चाहे आप कॉइन का चेक कर लें चाहे आप डाइस का चेक कर लें। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, जो हमने यहाँ पर अलग अलग पहले ही लिख रखी थी। ये 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी है, और इधर किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, और ये इनका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम सपोज कर लेते हैं हमको a = 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि पासे पर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपके कॉइन पर हेड आ चुका है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे पासे पर 2 आए, इंटरसेक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। a गिवन b की डेफिनेशन क्या थी? a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो पहले हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर सेम आ रहा है। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको a = 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ये दिया हुआ है कि b पर क्या आ चुका है? हेड आ चुका है। यानी हमको टेल वाली इवेंट्स नहीं लेनी है, केवल हेड वाली लेनी है, क्योंकि हमको ये गिवन है कि b पर हेड आ चुका है। तो हमारी जो फेवरेबल टोटल केसेस बनेंगे वो ये वाले होंगे, क्योंकि हमको केवल हेड वाले कंसीडर करने हैं। ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी यानी हेड आ चुका है, तो टेल वालों को हटा दो। हमारे पास टोटल इवेंट हमको मिलेंगी 6। ओके। और फेवरेबल का मतलब जब पासे पर 2 आए और साथ में हेड भी आए, तो 2 और हेड का तो एक ही केस है यहाँ पर, यानी कि हमारी फेवरेबल एक इवेंट हो गई। यानी इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/6 है। a = 2 गिवन दैट b = h, यानी कि कॉइन पर हेड आने के बाद पासे पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इंटरसेक्शन की बात करें अगर, तो सिंपली तो इंटरसेक्शन की अभी आपने ऊपर टेबल बनाई है, a मतलब 2 b मतलब h, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12, क्योंकि आपकी यहाँ कंडीशन नहीं इम्पोज है, यहाँ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब 2 और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए टोटल केस 12 होंगे और 2 और हेड का एक ही केस है, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। अगर हम प्रोबेबिलिटी b = h निकालें, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबको पता है कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6। आपने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कंडीशंस लगाकर, वो इस फार्मूले से भी निकाली जा सकती है। इस फार्मूले से जो प्रोबेबिलिटी आई है वो भी इसी के बराबर है। अब हम एक बात और जानेंगे कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक नया रूप हमको देखने को मिलता है। कैसे, ये हम आपको करके दिखाते हैं। पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिख ली। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी a इंटू प्रोबेबिलिटी b। इस केस में प्रोबेबिलिटी b कैंसिल हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी a के बराबर ये आ जाएगा, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केवल प्रोबेबिलिटी a के बराबर आया। ऐसा क्यों हुआ? तो आप सभी को ये बात याद रखनी है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट probability of a given b is equal to only probability of a, means conditional probability becomes unconditional।
सिंपल ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दो इंडिपेंडेंट होने के केस में। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे। अब a इक्वल टू 2 आपको चाहिए था, तो a इक्वल टू 2 यानी पासे पर 2 आना, प्रोबेबिलिटी 1/6, यहाँ से भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, इंडिपेंडेंट के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अनकंडीशनल हो जाती है और सिंपल वही इवेंट आती है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी होती है, कंडीशन गायब हो जाती है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम की। तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्या है? इसके पहले कि हम मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम के बारे में बात करें, हम एक क्वेश्चन पैक ऑफ कार्ड्स का भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैक ऑफ कार्ड्स पे एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं ए, और हमने कहा कि ये जैक है, जैक का एक कार्ड है। तो जैक के एक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आपके पैक ऑफ कार्ड में जैक कितने होते हैं? 4, और टोटल कार्ड होते हैं 52, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। अब की बार कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये J1 लिख लो, यानी पहला जैक आने की प्रोबेबिलिटी। अब की बार हमने कहा जैक दूसरा आए, जबकि एक जैक ऑलरेडी आ चुका है, यानी हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन भी क्या है? एक जैक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। तो अब दूसरे जैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब एक जैक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो दूसरे जैक के लिए हम पहले तो अपने कार्ड्स में देखेंगे कि हमारे पास कितने जैक बचे हुए हैं। तो हमारे पास 3 जैक बचे हुए हैं, यानी कि 3 फेवरेबल केस हो गए। और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? तो एक जैक ऑलरेडी निकल चुका है, यानी अब की बार हमारे पास 51 कार्ड्स हैं। तो इस वाले केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/51। और इस केस में इंडिपेंडेंट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, एक ही पैक ऑफ कार्ड्स हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम की बात करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इवेंट्स में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और चूंकि हम मल्टीप्लाई करके इवेंट्स को लिखते हैं, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम कहते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम इस वाले इवेंट को फॉलो करें तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं? हम ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए हो तो हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी इंटरसेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। आपको दिख रहा होगा कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में ब्रेक हो गई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए, और इस तरह की थ्योरम को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को हमने 2 तरीके से लिखा। एक बार जब हमने बी को बाहर किया तो ये वाला रूल लगेगा ए गिवन बी का। एक बार जब हमने ए को बाहर किया, यानी ए के मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहा, तो ये बी गिवन ए बन गया। अब ऐसा अगर हमको 3 इवेंट पे करना हो तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम 3 इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, ए बी और सी। और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। किसके टर्म में? मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। तो कैसे हम इसको लिख पाएंगे? तो सबसे पहले आप इसमें से किसी एक इवेंट को चूज कर लो। सपोज दैट हमने ए को चूज कर लिया, तो ए को चूज करने के बाद आपकी जो बची हुई इवेंट है उनको लिखना है और ए को कंडीशन में रख देना है। जिसको चूज करना है उसी को कंडीशन में रखना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब ए को अलग छोड़ दो और बाकी बचे हुए की बात करते हैं। बाकी बचे हुए में बी है और सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी, चूंकि हमने बी को अलग किया और इन दोनों पर कंडीशन ए लगी हुई है, तो हम यहाँ पर बी को अलग करेंगे लेकिन उस पर कंडीशन ए लगी रहेगी। अब चूंकि हमने बी को अलग किया है तो बचा कौन? सी। तो सी बचेगा, सी पे कंडीशन ए पहले से लगी थी और अब की बार हमने बी को अलग किया तो इसके साथ बी भी कंडीशन में आ जाएगा। यानी आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक रूप और आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ए को हम एज इट इज कर देते हैं। अब की बार हम इस इवेंट में बी को नहीं निकालकर सी को बाहर करेंगे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी सी को बाहर करेंगे तो इवेंट गिवन ए तो लगा ही हुआ है, वो तो रहेगा। अब चूंकि सी बाहर हो गई तो बचा कौन? बी। और बी पर ए ये वाला तो लगा ही है, साथ में हमने सी को बाहर किया है तो इसके साथ में कंडीशन सी भी आ जाएगी।
अब अगर कोई चाहे तो इसको और भी तरीकों से लिख सकता है। एक बार हम प्रोबेबिलिटी बी को बाहर कर लें इसके फॉर्म में, दो तरीकों से लिख सकते हैं, और एक बार हम प्रोबेबिलिटी सी को बाहर कर लें तो भी हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सपोज़ हमने प्रोबेबिलिटी बी को बाहर किया तो हमारे पास ए और सी बच गया और बी लग गई कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी को फिर से सॉल्व करें तो अब की बार हम या तो इसमें से ए बाहर करेंगे या तो सी बाहर करेंगे। तो सपोज दैट बी एज इट इज़ है, हमने अब की बार यहाँ से ए बाहर किया तो ए बाहर करने पर ये कंडीशन बी तो लगी ही रहेगी, पहले से है। अब चूंकि ए बाहर किया है तो बचा क्या, सी, और सी के बचने के केस में कंडीशन बी पहले से थी और बाहर ए को किया है तो साथ में ए भी आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी बी इंटू दिस लिखा था तो इसको हम प्रोबेबिलिटी बी इंटू दिस सेम लिख देते हैं, यानी बी को बाहर किया तो बी कंडीशन में आ गया, बचा है ए और सी। अब की बार नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, बी तो अपनी जगह पे है लेकिन ए को बाहर करने की बजाय हम सी को बाहर करेंगे। सी को बाहर करते समय ध्यान देना कंडीशन में बी लगा हुआ है तो बी यहाँ भी रहेगा। अब चूंकि बी बाहर हो चुका है, सी बाहर हो चुका है, नंबर किसका है, ए का, तो जब ए को बाहर करेंगे तो कंडीशन बी तो पहले से ही लगी थी और चूंकि यहाँ पर सी दूसरे स्टेप में बाहर हुआ है तो यहाँ की कंडीशन में सी भी आ जाएगा। इसकी बात करें तो प्रोबेबिलिटी सी बाहर हुआ है तो बचा कौन, ए और बी, गिवन में सी आ जाएगा। इधर भी हम यही लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। अब दो तरीकों से डिफाइन होगा, कैसे, ए सी तो दोनों में से बाहर है तो सी को लिख लेते हैं, या तो हम यहाँ से ए बाहर करें या तो बी बाहर करें। तो एक बार हम करते हैं ए को बाहर और सी कंडीशन में लगा हुआ है, फिर एक बार करेंगे बी को बाहर, सी कंडीशन में लगा हुआ है, इनटू अब की बार ए बाहर हुआ सी बाहर हुआ तो यहाँ बी बच गया, सी कंडीशन में पहले से था और यहाँ पर ए बाहर आया है तो इंटरसेक्शन के साथ ए हो जाएगा। इस वाले की बात करें, सी बाहर हो चुका है, बी बाहर हो चुका है, बचा कौन है, ए, तो इसमें कंडीशन सी तो पहले से ही लगी है। अब की बार बाहर कौन हुआ है, बी, तो बी साथ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का। अगर आप इसको सीधे शब्दों में लिखना चाहें तो सिर्फ पहले वाले को याद कर लो, पहला वाला आपको करने में आसान भी रहेगा। देखो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप पहली इवेंट को बाहर कर दो, फिर जब दूसरे को बाहर करोगे, पहले को बाहर करने पर जब हम पहली इवेंट को बाहर कर रहे हैं तो बच कौन कौन सी रहेंगी, बी और सी, और जिसको हमने बाहर किया वो हो जाएगी कंडीशन में। ओके, इसको तो एज इट इज लिख लो। अब की बार यहाँ से हम बी को बाहर कर लेते हैं, तो एक बार हमने ए को बाहर किया, अब की बार बी को कर रहे हैं। बी को करते समय ये कंडीशन इसके साथ रहेगी, ए बाहर हुआ बी बाहर हुआ, बचा कौन, सी, तो सी पे कंडीशन ए तो थी यहाँ पर और चूंकि इस स्टेप में बी बाहर हुआ है तो यहाँ पर बी भी कंडीशन में आ जाएगा। तो सिंपली आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से ये डिफाइन होगा। अब मान लो हमारे पास चार इवेंट हैं, ए बी सी और डी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको एन इवेंट के लिए। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा ये आप आगे देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।